गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फॉर्म ऑफ पोएट्री को। कल हमने सोनेट को डिस्कस किया था, आज हम एक और फॉर्म ऑफ पोएट्री को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलेजी। अब ये एलेजी क्या होता है? देखिए, एलेजी का यहाँ पर मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। एक शोक गीत इसका मतलब होता है। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को हर एक चीज बड़े ही डिटेल में और आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि ये एलेजी जो है आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कोई भी राइटर, कोई भी पोएट इस एलेजी को कब लिखता है, ये भी आप लोगों को प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एलेजी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था, या ये कितने प्रकार की होती है, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी फेमस एलेजीज हैं। क्योंकि फेमस एलेजीज को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों से यदि एग्जामिनर थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर, मतलब थोड़ा सा आपके सिलेबस से बियॉन्ड जाकर पूछता है, तो आप लोगों को उसका आंसर पता हो। राइट। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलर्जी होता क्या है। जो हम जनरली जानते हैं, मैं आप लोगों को वो बता देता हूं कि एलर्जी जब भी हम सोचते हैं या फिर जब भी हमारे सामने ये टर्म, ये शब्द एलर्जी आता है, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि जो एलर्जी होती है, या तो ये एक सैड सॉन्ग हो सकता है या एक सैड पोयम हो सकती है। ठीक है जी, दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो एक सैड सॉन्ग हो सकता है या एक सैड पोयम हो सकती है। अब ये एक तरह की फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, मतलब ये पोएट्री के अंदर लिखी जाती है। दूसरा, इसमें जब पोएट होता है तो कोई ना कोई पोएम लिख रहा होता है जिसको हम एलेजी बोलते हैं, या फिर कोई सॉन्ग होता है तो कोई ना कोई स्पीकर होता है जो इस सॉन्ग को गा रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इसकी जो थीम होती है, जो इसमें एक्सप्रेस करता है कोई भी पोएट या फिर कोई भी स्पीकर या कोई भी सिंगर, वो अपने ग्रीफ को, अपने दुख को, अपनी सैडनेस को या फिर अपने लॉस को ही व्यक्त करता है। चाहे कोई पोएट हो, चाहे कोई आपका स्पीकर हो, उनके जो थीम होगी एलर्जी की वो सेम होगी। उसकी थीम जो होती है, आप लोग ग्रीफ होगी, सैडनेस होगी या लॉस होगी। अब वो किसी भी तरह का लॉस आप लोगों का हो सकता है, किसी भी तरह से आपका पोएट या स्पीकर दुखी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं जब एलर्जी को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की कि ये एलर्जी जो है आई कहां से। देखिए, जो एलर्जी शब्द है इसको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एलर्जी किस भाषा से, किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, तो आप लोगों को ग्रीक इसका आंसर देना है। और ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्क लिखा गया था, एक वर्क, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्क बोला है, वर्ड नहीं बोला है। वर्क लिखा गया था एलेगस, ELEGUS, एलेगस। इस वर्क को लिखा गया था, विच मीन्स ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ संग अलोंग विद ए फ्लूट। इसका एलेगस का मतलब क्या है कि ये एक तरह का सॉन्ग होता है, ये एक तरह का गाना होता है जिसको गाया जाता है अपने ग्रीफ को, अपने दुख को, अपने लॉस को व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। और क्लासिकल टाइम में जब इसको गाया जाता था तो लोग अपने जनरली इसको फ्लूट के साथ गाया करते थे, बांसुरी के साथ इस गाने को गाया करते थे। अपना दुख जो है वो गाते गाते बांसुरी बजाते थे और अपना दुख को व्यक्त किया करते थे। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसके अलावा यहां पर देखिए, आप लोगों के सामने एक और चीज है कि ये ग्रीक लैंग्वेज के किस शब्द से आया है, किस शब्द से आया है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये ग्रीक वर्ड्स जो है एलेगस, ठीक है, तो ELEGOS इस शब्द से निकलकर आया है। और इस शब्द का मतलब जो है वो है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, मतलब एक ऐसा गाना। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक व्यक्त करना या दुख प्रकट करना। एक ऐसा गाना जिसमें कोई भी सिंगर, कोई भी स्पीकर, कोई भी पोएट अपने मन का, अपने लॉस का, अपनी सैडनेस को व्यक्त करता है। ठीक है जी, इस तरह के गाने को हम एलिजी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। अगर एग्जाम में या फिर आपसे कोई एलर्जी की डेफिनेशन पूछने लग जाए तो आप लोगों को किस तरह का ये आंसर करना चाहिए। देखिए, यहां पर डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। तो एलर्जी जो होती है एक ऐसी पोयम होती है, एक ऐसी पोयम होती है जिसकी थीम, जिसकी थॉट जो होती है वो सैडनेस होती है। ठीक है, दुख से भरी हुई होती है, ग्रीफ की होती है, सीरियस होती है। एक शब्द में सीधा सीधा कह दिया जाए तो इसको कि ये सीरियस होती है।
अब इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है या फिर कोई स्पीकर होता है वो क्या करता है, लेमेंट करता है। लेमेंट का मतलब होता है किसी की मृत्यु पर, है ना, यहाँ पर डेड लिखा हुआ आता है, फॉर द डेड, किसी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करना, कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ पर ये दुख व्यक्त करता है। ठीक है जी। इट ऑफर्स ए it offers a poet to express his sorrow on the death of his dear and near। देखिए जो एलेजी होती है वो किस थीम पर होती है, एक सीरियस थीम पर होती है। सीरियस थीम जिस तरह जैसी होती है वो होती है, मान लीजिए किसी डेड पर्सन की डेथ पर कोई शोक व्यक्त कर रहा हो। अब ये जो फॉर्म होती है, एलेजी फॉर्म ऑफ पोएट्री जो होती है, ये पोएट को या स्पीकर को पूरे राइट देती है कि वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, बयां कर सके, अपने दुखों को बयां कर सके किसी की डेथ पर जो उसका डियर वन है या फिर नियर वन है, मतलब उसका बहुत ही क्लोजेस्ट होगा कोई, जिसकी डेथ पर ये लिखता है या फिर गाना गाता है, जिसको हम एलेजी कहते हैं। चलिए, अब ये एलेजीज दो प्रकार की हो सकती हैं। ये एलेजीज दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली एलेजी पर्सनल एलेजी, ठीक है जी। दूसरी जो है इम्पर्सनल एलेजी। ये पहले इस तरह की चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाती थी, लेकिन एक बार यूपी पीजीटी में क्वेश्चन आप लोगों का आ गया था 2016 में। जब से आप लोगों के एग्जाम का जो है पैटर्न बदला गया था, तो अब आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी की कर रहे हो, राजस्थान की कर रहे हो, कहीं की भी, जब एक स्टेट में कोई बदलाव होने चालू होते हैं तो दूसरे स्टेटों में भी चीजें बदलने लग जाती हैं। तो यहां पर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्सनल एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी क्या होती हैं, ठीक है, तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल एलेजी के बारे में। पर्सनल एलेजी जो होती है उसको हम सब्जेक्टिव एलेजी भी क्या कहते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब्जेक्टिव एलेजी जो होती है वो किस तरह की एलेजी होती है, या फिर इसमें किस तरह की थॉट को, किस तरह की जो थीम है उसको डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है आपका इम्पर्सनल एलेजी का। अब ये इम्पर्सनल एलेजी जो होती है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इसको हम ऑब्जेक्टिव एलेजी भी कहते हैं। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि पर्सनल एलेजी का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोगों को सब्जेक्टिव एलेजी बताना है, ठीक है, या फिर इम्पर्सनल एलेजी का नाम क्या है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एलेजी बताना है कि इम्पर्सनल एलेजी का दूसरा नाम जो है वो ऑब्जेक्टिव एलेजी है। ठीक, ये हो गए इसके काइंड्स, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। एक काइंड और है इसका जो पास्टरल एलेजी कही जाती है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि पर्सनल और इम्पर्सनल एलेजी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी होता है। यदि ये चीज नहीं समझ पाए तो एग्जाम में क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी आप इसका आंसर कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल एलेजी की बात करते हैं कि पर्सनल एलेजी के अंदर किस तरह की थॉट को, किस तरह की थीम को प्रोसेस किया जाता है। देखिए, जो पर्सनल एलेजी होती है उसमें पोएट जो है वो लेमेंट करता है, पोएट जो है दुख व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है किसी की डेथ के लिए, किसी की डेथ के लिए दुख व्यक्त करता है। अब जिसकी डेथ हुई है वो पोएट का कोई अपना क्लोज फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है जी। तो उससे पोएट का या फिर स्पीकर का जो रिलेशन है वो जरूर होगा। ये हुआ पर्सनल एलेजी कि इसमें जो स्पीकर है या फिर पोएट है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अब बात करते हैं इम्पर्सनल एलेजी की, कि इम्पर्सनल एलेजी जो होती है वो क्या होती है, किस तरह की चीजें उसमें हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। देखिए, जो इम्पर्सनल एलेजी होती है उसके अंदर पोएट जो है किसी के सैड तो होता है लेकिन किसी के मरने के लिए सैड नहीं होता है, चाहे उसमें किसी की भी मृत्यु हो रही हो उसके लिए सैड नहीं होता है, वो पूरी की पूरी मानव जाति के लिए दुखी होता है। यदि कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आए या फिर कोई भी आपत्ति मानव जाति के ऊपर आए तो उसके लिए जब शोक व्यक्त करता है कोई भी राइटर, कोई भी स्पीकर, तो हम उसको इम्पर्सनल एलेजी कहते हैं। अब डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि पर्सनल एलेजी के अंदर जो पोएट है, स्पीकर है, उसमें अपने किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव की डेथ के बारे में बात करता है, उनके लिए शोक व्यक्त करता है। और इम्पर्सनल एलेजी के अंदर
ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव एलिजी होती है उसके अंदर जो है वो मिसफॉर्च्यून की बात करता है, पूरी ह्यूमन बीइंग की, जो इंसानियत है उसके जो मिसफॉर्च्यून है उनकी बात करता है। ठीक, ये डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब जो क्लासिकल टाइम में एलिजीज लिखी जाती थी, जो पुराने समय में एलिजी लिखी जाती थी, तो राइटर्स जो हैं, पोएट्स जो हैं, उसके लिए एलिजियक कपलेट का इस्तेमाल करते थे। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि कपलेट के अंदर मात्र 2 लाइन होती हैं। अब जो लाइनें ये कपलेट एलिजी के अंदर इस्तेमाल होती थी, तो उनको एलिजियक क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसके अंदर देखिए फिक्स मीटर का इस्तेमाल होता था। जो कपलेट की यानी कि 2 लाइनें जो होती हैं, उसकी पहली लाइन जो होती थी वो हेक्सामीटर में लिखी होती थी, और दूसरी लाइन जो होती थी वो पेंटामीटर में लिखी होती थी। तो इसी तरह का जो सीक्वेंस है वो चलता रहता था। जब अगली कपलेट आती थी तो उसमें हेक्सामीटर में लिखा जाता था, और फिर नेक्स्ट जो आती थी उसमें पेंटामीटर में लिखा जाता था। तो यही फॉर्मेट जो है आगे चलता रहता था, चाहे कितनी भी कपलेट हो, एलजी के अंदर कितनी भी कपलेट हो, वो हमारी हेक्सामीटर और पेंटामीटर में ही लिखी जाती थी। ये तो बात हो गई क्लासिकल एलिजीज की, लेकिन एलिजीज तो मॉडर्न टाइम में भी लिखी जाती हैं। अब उनका क्या, आइए समझते हैं उनको भी। देखिए यहां पर आप लोगों के सामने एक और पैटर्न आया है जो क्लासिकल एलिजीज से थोड़ा सा हटकर है। वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही क्लासिकल टाइम से बाहर निकल कर आए लोग मॉडर्न टाइम की तरफ को, जिस तरह से वो क्लासिकल टाइम से, पुराने समय से मॉडर्न टाइम की तरफ को आए, तो लोगों ने एलिजीज को लिखना बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने क्या छोड़ दिया कि ये एलिजिक कपलेट में ही होनी चाहिए, वो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, लेकिन उन्होंने क्या फॉलो किया कि जब एलिजी कोई भी राइटर, कोई भी पोएट, कोई भी स्पीकर लिखे, तो उसको बस एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी थीम जो होनी चाहिए वो सीरियस होनी चाहिए। तो वो क्या ध्यान रखते थे कि उसकी थीम जो है सीरियस होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे कि उसमें कोई भी राइटर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा मीटर यूज कर रहा है, राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह के स्टैंजा का इस्तेमाल कर रहा है या क्या कर रहा है, इस पर फोकस नहीं किया जाता था। फोकस किया जाता था तो सिर्फ राइटर या फिर स्पीकर की जो इमोशंस होती थी, जो उसकी फीलिंग्स होती थी, बस वो आप लोगों की सीरियस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहने को तो आप एलएजी लिख रहे हो, लेकिन उसमें मजाक वाली, हंसी वाली जो बातें हैं वो कर रहे हो, नहीं। जब आप एलएजी को लिखते हो तो आपकी जो थीम है, इमोशंस हैं, वो बिल्कुल सीरियस ही होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी स्टैंजा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मीटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल राइटर कर सकता है। तो इस तरह की चीजों को हम एलएजी कहते हैं। ये बदलाव मॉडर्न टाइम में आ चुके थे क्लासिकल टाइम से हटकर। अब ए टाइप ऑफ एलर्जी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरह की एलर्जी और होती है जिसे हम पास्टरल एलर्जी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये किस तरह की एलर्जी होती है आइए समझते हैं। देखिए इस एलर्जी के अंदर 2 लोग होते हैं, एक तो पोएट होता है और एक उसका कोई जानने वाला हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है जी, अब इस एलएजी के अंदर ये 2 लोग हैं, इस एलएजी के अंदर एक लोग जो है, एक आदमी जो है वो मर जाता है, कोई भी एक आदमी जो है वो मर जाता है। अब दूसरा पर्सन क्या सोचता है कि जो ये मर गया है वो एक सेफर्ड था। अब सेफर्ड कहते हैं हम गडरिये को, कि वो एक गडरिया था, वो खुद को भी क्या करता है, एक गडरिया ही समझता है। तो वो अकेला बैठा होता है, कहीं पर जाकर नेचर के बीच में अकेला बैठ जाता है, क्योंकि उसका दोस्त तो जा चुका है, उसका दोस्त जो भी है, जो मर चुका है, उसको वो गडरिया समझता है, वो जा चुका है यहां से। तो अब रह जाती है नेचर, कि वो जो बात करेगा, अब ये बात करेगा किसके साथ, नेचर के साथ रहेगा, और नेचर से ही डिस्कशन करेगा कि कैसे उसका फ्रेंड उसके साथ से चला गया है, कैसे वो उसके साथ जो है समय बिताता था। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट का जो रोल निभाती है वो नेचर निभाती है इस सेफर्ड के साथ। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हिंदी में भी आप लोग समझ लीजिए कि हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है, किस तरह की चीजें आप लोगों को हेल्प करती हैं चीजें समझने में या फिर एग्जाम के टाइम में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जब पोएट किसी अपने करीबी की मौत के बाद दुखी होता है, जब कोई भी नियरेस्ट या डियरेस्ट मर जाता है उसके बाद दुखी होता है, तो पोएट जो है यानी कि जो सेफर्ड है, वो कविता की शुरुआत में क्या होता है, जो पास्टरल एलिजी की बात कर रहा हूं मैं, कविता की शुरुआत में वो बहुत ही दुखी होता है, अपना दुख व्यक्त करता है।
लेकिन बाद में जब लास्ट आता है उस पोयम का, उस एलिजी का, तो वो अपने आप को तसल्ली देता है कि भाई जो ये इस संसार में आया है, कोई भी चीज वो परमानेंट नहीं है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, चाहे वो कोई इंसान है या फिर कोई वस्तु है। जब किसी इंसान की आत्मा किसी शरीर में आती है तो सिर्फ वो आत्मा ही आती है, और जब वो शरीर छोड़कर चली जाती है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस सच्चाई से पास्टरल एलिजी के अंदर जो दूसरा सेफर्ड है जो जिंदा होता है, वो बाद में खुद को समझा ही लेता है कि भाई जो लॉस है ये तो नेचुरल एक तरह से लॉस है, डेथ आना किसी को भी नेचुरल है। इस तरह की थीम जो है इस पास्टरल एलिजी के अंदर होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिजीज के एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो हैं एलिजीज के वो किस तरह के हैं और कौन कौन सी एलिजीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जो एक लैसिडस पास्टरल एलिजी है, और इसको लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्टरल एलिजी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने इसे यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि लैसिडस जो है वो किस तरह की जो है एलिजी है। तो यू नीड टू टेल द आंसर पास्टरल एलिजी। अब इसको कब लिखा था जॉन मिल्टन ने? इसको 1637 में लिखा था, जब उन्हीं के एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी जिसका नाम था एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो थे और जॉन मिल्टन जो थे ये एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों पोएट ही थे। मैंने आप लोगों को बताया था ना, दोनों एक ही तरह के इंसान होंगे पास्टरल एलिजी के अंदर। एक की डेथ हो जाएगी तो एक की डेथ हो जाएगी तो दूसरा जिंदा वाला है उसको क्या समझेगा? सेफर्ड समझेगा। तो यहां पर जॉन मिल्टन जो है ये एडवर्ड किंग को जो समझते हैं वो सेफर्ड समझते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पास्टरल एलिजी के रूप में काउंट करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एलिजी जिसका नाम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी, और इसको लिखने में टेनिसन ने लगभग 17 साल ले लिए थे। ठीक है, इसको लिखने में टेनिसन ने लगभग 17 साल ले लिए थे। 1833 में इसको लिखना स्टार्ट किया था और 1850 में इसको कंप्लीट किया था। और किसने लिखा है, कौन इसके राइटर हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके राइटर हैं, विक्टोरियन पोएट हैं। ठीक है जी, विक्टोरियन राइटर हैं। आप लोग जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो ये जो है बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं विक्टोरियन एज के। अब जो इन मेमोरियम है वो इन्होंने किसकी याद में लिखी थी? आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है कि जो एलिजी है इन मेमोरियम वो किसकी याद में लिखी थी, तो आप लोगों को बताना है आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखी गई थी, और इसको 1850 में पब्लिश कराया गया था। इसके अलावा एक और फेमस एलिजी है, ये भी मैंने आप लोगों को थॉमस ग्रे की एलिजी पढ़ा रखी है, चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये भी जो है बहुत ही फेमस एलिजी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। एक और फेमस एलिजी है जो कि है इंग्लिश रोमांटिक पोएट के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है एडोनिस। ये एडोनिस है और पीवी सैले के द्वारा ये एलिजी जो है लिखी गई है। अब पीवी सैले जो थे एक रोमांटिक पोएट थे, ये हम लोगों को भी पता है। तो इन्होंने एक दूसरे रोमांटिक पोएट की डेथ पर ये लिखी थी जो कि है जॉन कीट्स, और 1821 में लिखी थी, ये भी आप जान लीजिएगा। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि एडोनिस किसकी डेथ पर लिखी थी, तो आप लोगों को बताना है जॉन कीट्स की डेथ पर। एडोनिस किसने लिखी थी, तो पीवी सैले ने लिखी है, ये बताना है। ठीक, इसके अलावा ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन जो है ये भी एक एलिजी है, और वोल्ट विटमैन के द्वारा, एक अमेरिकन पोएट हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी ये एलिजी, और 1867 में इसे पब्लिश कराया गया था। और ये कब लिखी गई थी? अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद में ये एलिजी लिखी गई थी इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा एक और एलिजी है जो 20th सेंचुरी की मोस्ट पॉपुलर है, वो है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, और इसको लिखा था W.H. ऑर्डन ने। तो ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को एलिजी जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।